चलिए जी, लेट्स स्टार्ट। टॉपिक है रेजिस्टेंस। पिछली क्लास में हम लोग कर चुके थे कहाँ तक? ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स तक। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो नॉन ओमिक कंडक्टर्स के लिए ये ग्राफ बनेगा, याद रखना। ग्राफ ये किस चीज़ का ग्राफ है? मैथमेटिक्स के हिसाब से मैंने बताया हुआ तुम्हें, एक्स क्यूब। वेरी गुड, ये एक्स क्यूब का ग्राफ है। मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा नहीं आएगा, ये थोड़ा सा ये ऐसे आता है, ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर नॉन ओमिक कंडक्टर्स, और ये आपके पास ग्राफ किसका है? ओमिक कंडक्टर्स का, ठीक है। चलो लेट्स मूव टू द फर्स्ट स्लाइड ऑफ टुडे। बात आती है रेजिस्टेंस की। हमें पढ़ाया जाता है रेजिस्टेंस इज ऑब्स्ट्रक्शन इन द पाथ ऑफ करंट, बट इवेंचुअली रेजिस्टेंस जो है वो एक आप ऐसा कह सकते हो एक डिवाइस होता है जिसके क्रॉस आपको आउटपुट मिलता है, ठीक है। अगर आप रूम में बैठे और आपने फ़ैन चलाया हुआ है तो पूरे सर्किट के लिए रेजिस्टेंस क्या है? फ़ैन है, उसके क्रॉस आपको आउटपुट मिल रहा है। आपने मोबाइल चार्जिंग पे लगाया हो तो रेजिस्टेंस क्या है? चार्जर, जिसके क्रॉस आपको आउटपुट मिलता है। तो एक प्रॉपर्टी है कंडक्टर की जो अपोज करती है फ्लो ऑफ करंट। अब फ्लो ऑफ करंट को अपोज कैसे करेगी? जब कोई आउटपुट लगा होगा। मेरे पास एक सर्किट है ये, और इस सर्किट में ये एक रेजिस्टेंस, कुछ भी कह लो, बल्ब है सपोज, इस तरीके से। तो अब इसके क्रॉस कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च होगी, कुछ ना कुछ वोल्टेज खर्च होगी। ओम्स लॉ क्या कहता है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो करंट भी कम होगा। तो उसी को हम कहते हैं अपोज द फ्लो ऑफ करंट, ठीक है। और ये है क्या? प्रॉपर्टी है भाई, याद रखना ये बात। एसआई यूनिट इसकी होती है ओम। जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो तीन चीजों पर डिपेंड करता है, लेंथ, शेप और नेचर ऑफ द मटेरियल। मटेरियल का नेचर कैसा है। फिर अलग से इसकी डिपेंडेंसी हम लोग देखते हैं किसके ऊपर है? टेम्परेचर के ऊपर। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तीन चीजों में, नंबर 1 डायमेंशन, रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा डायमेंशन पे, डायमेंशन में लेंथ भी आ जाएगी, एरिया भी। नंबर 2 नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल, ये आ गया नंबर 2। और नंबर 3 आपके पास आ जाएगा क्या? टेम्परेचर। नंबर 3 आपके पास आ जाएगा टेम्परेचर। समझ आई इतनी बात? ठीक है, ये सिंबल है रेजिस्टेंस का, ठीक है। फिर बात आती है रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की। उससे पहले ये फॉर्मूला है, R इज इक्वल्स टू रो L अपॉन A। यहाँ पे जो रो है उसको हम बोलेंगे क्या? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं या फिर हम लोग बोलेंगे रेजिस्टिविटी। अब जो रेजिस्टिविटी है वो सिर्फ एक ही चीज पे डिपेंड करती है, एंड दैट इज नेचर ऑफ द मटेरियल। उसे लेंथ, एरिया से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का नेचर क्या है। अब आपको सवाल दिया जाएगा कि दो वायर हैं, दोनों कॉपर के हैं, ठीक है। एक की लेंथ दूसरे के डबल है, एक की रेडियस दूसरे से 4 गुना है। उनकी रेजिस्टिविटी की रेशियो क्या रहेगी? क्योंकि दोनों वायर कॉपर के हैं, दोनों वायर किसके हैं? कॉपर के हैं, सेम मटेरियल के हैं, तो रेशियो हमेशा 1:1 रहेगी। लेंथ और एरिया से रेजिस्टिविटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रेजिस्टेंस पे फ़र्क पड़ता है। तो याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। यूनिट होती है ओम मीटर, ठीक है। उसके बाद ये एलॉयज हैं, मैग्नन एंड कॉन्स्टेंन। इनका हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस बनाने में। तो आपसे पूछा जा सकता है व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन ऑर्डर टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर। क्या, किस लिए? रेजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। दूसरी बात, जो टेम्परेचर का इम्पैक्ट है वो नेग्लिजिबल है रेजिस्टेंस पे।
जब किसी वायर को किसी सर्किट में हम लोग यूज़ करेंगे तो ऑब्वियस है हीट निकलेगी, ऑब्वियस है उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, तो मेल्टिंग का खतरा पैदा होता है। लेकिन अगर रेजिस्टिविटी हाई है फिर नहीं मेल्ट होगा। और सेकेंडली टेम्परेचर का इम्पैक्ट भी क्या है, ना के बराबर है। जो रेजिस्टिविटी और रेजिस्टेंस दोनों टेम्परेचर के साथ बढ़ते हैं, यहाँ ये जो इट शब्द इस्तेमाल हुआ है ये दोनों के लिए हुआ है, रेजिस्टेंस के लिए भी और रेजिस्टिविटी के लिए भी। एक लास्ट पॉइंट, रेजिस्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजिंग ऑन मिक्सिंग इम्प्योरिटीज। अभी अभी मैंने तुम्हें क्या बताया है, मैग्नन और कॉन्स्टेंट हम क्यों यूज़ करते हैं, हाई रेजिस्टिविटी। और एलॉयज़ क्या होते हैं, एलॉयज़ मिक्सचर होते हैं। अगर आप एक तरह के एलिमेंट में दूसरे तरह का एलिमेंट ऐड कर रहे हो तो आप इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो। इम्प्योरिटी का मतलब होता है कि अगर मैंने किसी एक एलिमेंट में दूसरा एलिमेंट ऐड कर दिया, ठीक है, उसको इम्प्योरिटी ही कंसिडर किया जाएगा। तो एलॉयज़ में ऑब्वियस इम्प्योरिटी होगी क्योंकि 2 या 3 उसका मिक्सचर होंगे। इम्प्योरिटी के साथ रेजिस्टिविटी बढ़ेगी, इसलिए एलॉयज़ की रेजिस्टिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। समझ आई इतनी बात, ठीक है। नेक्स्ट, टेम्परेचर डिपेंडेंसी क्या है, रेजिस्टेंस की भी और रेजिस्टिविटी की भी। ये फॉर्मूला है, आर टी इज इक्वल्स टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस टी नॉट। स्टार्टिंग में जब टेम्परेचर टी नॉट है उस टाइम पे रेजिस्टेंस आर नॉट है, फिर हमने टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया तो रेजिस्टेंस आएगा आर, यही निकालना है। अल्फा को हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कॉफिशिएंट। अल्फा की वैल्यू ये लिखेंगे, पॉजिटिव होगी कंडक्टर्स के लिए, अल्फा की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी कंडक्टर्स के लिए, अल्फा की वैल्यू नेगेटिव होगी सेमीकंडक्टर के लिए, और अल्फा जो है वो कांस्टेंट रहेगा ऑलमोस्ट, किसके लिए, एलॉयज़ के लिए, एलॉयज़ के लिए। पिछली स्लाइड में मैंने बताया था क्या, कॉन्स्टेंट और मैग्नन को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, एक तो हाई रेजिस्टिविटी, एक टेम्परेचर का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल है। टेम्परेचर का इम्पैक्ट नेग्लिजिबल होने का मतलब अल्फा की वैल्यू ऑलमोस्ट क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। अगर आपको ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोल दिया जाए, ये ग्राफ है कंडक्टर का, सेमीकंडक्टर का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा और एलॉयज़ का ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, बस इस तरह का ग्राफ आएगा। बहुत माइनर सा इंक्रीमेंट होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा माइनर सा इंक्रीमेंट होगा एलॉयज़ के लिए, ठीक है। आर की वैल्यू मैंने आपको क्या बताई थी, रो एल बाय ए, आर टी की जगह लिख दो रो टी एल बाय ए, आर नॉट की जगह लिख दो रो नॉट एल बाय ए, रो सेम रहेगा, सॉरी एल बाय ए सेम रहेगा, एल बाय ए और एल बाय ए सेम रहेगा, और आपके पास क्या आ जाएगा, रो टी इज इक्वल्स टू रो नॉट, और ये पूरा। तो रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम एक्सप्रेशन है, रेजिस्टिविटी के लिए भी सेम एक्सप्रेशन, ठीक है। ये सेमीकंडक्टर के लिए है, वो एलॉय के लिए है, ऑलमोस्ट देख सकते हैं आप, दैट इज फॉर सेमीकंडक्टर, ये एलॉय के लिए है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ alloy रेजिस्टेंस इंक्रीजेज बट इट इज स्मॉल एज कंपेयर टू प्योर मेटल। इन सेमीकंडक्टर ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज, इन इलेक्ट्रोलाइट ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर रेजिस्टेंस डिक्रीजेज। ये पॉइंट नया है भाई, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जाए, फिर से वही पुराने फॉर्मूले, ठीक है, समझ आई बात। रेजिस्टेंस का जो रेसिप्रोकल है उसको बोला जाता है कंडक्टेंस, जी से इसको डिनोट किया जाता है, एंड दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इसकी यूनिट होगी ओम इनवर्स, इसकी यूनिट आपके पास आ जाएगी क्या, ओम इनवर्स। दूसरी बात, इट इज द डिग्री विच एन ऑब्जेक्ट टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, किस हद तक कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। जो गुड कंडक्टर है उसकी कंडक्टेंस अपने आप ज़्यादा होगी। यूनिट में बता चुका हूँ। रेसिप्रोकल रेजिस्टिविटी का होता है क्या,
कंडक्टिविटी क्या यूनिट होगी? ओम मीटर इनवर्स, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। एंड इसको फिर हम ये भी बोलते हैं सेमिन पर मीटर, 1 ओम को बोलते हैं ये सेमिन। ठीक है। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सिग्मा मल्टीप्लाई रो, इसकी क्या वैल्यू रहेगी? सॉरी, इसकी क्या वैल्यू रहेगी ये पूछ लिया जाता है। तो क्या वैल्यू आएगी? 1। इसको आप इधर ले जाइए, यहाँ से सिग्मा इंटू रो क्या आ गया? इसी तरीके से R इंटू जी क्या आएगा? ठीक है, क्लियर है बात? चलो, उसके बाद बात आती है कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ये सीरीज है, एक रेजिस्टर के साथ एक रेजिस्टर कनेक्ट है। R इक्विवेलेंट इज आर आई, यानी कि R इक्विवेलेंट आपके पास आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3, इस तरीके से। दैट वॉज पैरेलल, तीनों रेजिस्टेंस अलग अलग एक ही पॉइंट से कनेक्टेड होंगे, आपस में कोई कॉन्टैक्ट नहीं होगा। यहाँ जो 1/R इक्विवेलेंट आएगा वो आएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरीके से। ठीक है, ये बेसिक है। सीरीज के अंदर करंट सेम रहेगा, करंट विल बी सेम, हर रेजिस्टर के क्रॉस करंट सेम रहेगा सीरीज के अंदर। पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस विल बी सेम, सेम रहेगा पोटेंशियल डिफरेंस। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए कौन सा वो यूज करते हैं? किसके लिए? लॉन्ग डिस्टेंस के लिए क्रॉस करने के लिए। लॉन्ग डिस्टेंस में हम चाहते हैं कि एनर्जी कम वेस्ट हो। एनर्जी कम वेस्ट कब होगी? जब रेजिस्टेंस कम होगा। रेजिस्टेंस कम किस में आएगा? ठीक है, ये है आपके पास। सबसे पहली बात, करंट थ्रू ईच रेजिस्टर विल बी सेम, ईच रेजिस्टर विल बी कनेक्टेड विद वन अनदर। फॉर रेजिस्टेंस इन सीरीज, टोटल रेजिस्टेंस इज सम ऑफ ऑल सेपरेट रेजिस्टेंस एंड दिस इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये किसका कॉन्सिक्वेंस है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। करंट सेम रहेगा, ठीक है। पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगी, पैरेलल के अंदर पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा, करंट डिफरेंट रहेगा। डिफरेंट करंट फ्लो थ्रू ईच रेजिस्टर। यहाँ से आई करंट चलना शुरू हुआ, इधर चला गया I1, इधर चला गया I1, इधर चला गया I2, इधर चला गया I3। यहाँ के तीनों फिर से मिल गए, तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहेगा। और ये कॉन्सिक्वेंस है किसका? चार्ज का। किसका? याद रखना है दोनों बातें। सीरीज किसका है? एनर्जी का। पैरेलल किसका है? चार्ज का। अब उससे पहले थोड़ा सा तुम्हें और बताना है। चलिए प्लीज अब ध्यान दो बोर्ड पे। फॉर एन, नोट करते जाएंगे, रेजिस्टर ईच ऑफ रेजिस्टेंस आर आर इक्विवेलेंट इन सीरीज। अगर एन रेजिस्टर और सबका रेजिस्टेंस आर है तो सीरीज में इट विल बी एन आर, पैरेलल में इट विल बी आर अपॉन एन। ठीक है, क्लियर है इतनी बात? अब एक एग्जाम्पल देखते हैं।
मेरे पास एक इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन है। मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ, बाय जस्ट लुकिंग डायरेक्टली एट द डायग्राम यू कैन नॉट टेल वेदर द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। सिर्फ डायग्राम देख के आप ये नहीं बता सकते कि रेजिस्टेंस सीरीज में है पैरेलल में। अब इस एग्जांपल से समझना। तो ये है ए, ये है बी और ये है सी। इसको मान रहा हूँ आर, इसको मान रहा हूँ 2R, इसको मान रहा हूँ 3R। एक और छोटी सी बात, इन पैरेलल इफ आई हैव 2 resistor, so I'll directly calculate it by using the formula R1 R2 R1 plus R2. There is no need to consider 1 upon R equal to 1 upon R1 plus 1 upon R2. उसमें गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कहाँ हो जाती है? 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, सपोज तुम्हारे पास आ गया 1 अपॉन 5, तो आर इक्विवेलेंट कितना आया 5, लेकिन बच्चे जल्दबाजी में आर इक्विवेलेंट को 1 अपॉन 5 ही लिखाते हैं। तो उस चीज़ को एलिमिनेट करने के लिए इसको याद रखो। अब सबसे पहले हमसे बोला जाता है फाइंड आर इक्विवेलेंट बिटवीन फर्स्ट ए एंड बी, सेकंड ए एंड सी एंड थर्ड बी एंड सी। मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है 3 पॉइंट्स के बीच। तो सबसे पहले मैं कंसिडर करूंगा ए और बी को। ए और बी ये रहा, आप जो है बैटरी कनेक्ट कर दो। ए और बी के बीच आप बैटरी कनेक्ट कर दीजिए। करंट शुरू होगा पॉजिटिव टर्मिनल से आई, इस पॉइंट पे आके डिवाइड हो जाएगा। इधर चला गया I1, इधर चला गया I2। अब जो I1 जाएगा वो 2R और 3R दोनों से पास होगा। जो I2 है वो सीधा A से जाके इधर चला जाएगा। तो इससे और इससे सेम करंट पास हो रहा है। तो 2R और 3R किस में हो गए फिर? सीरीज में। 2R और 3R किस में हो गए हो? सीरीज में। लेकिन R उनके साथ किस में है? पैरेलल में। तो आपके पास फर्स्ट का आ जाएगा R इक्विवेलेंट इज 2R प्लस 3R मल्टीप्लाई R डिवाइडेड बाय 2R प्लस 3R प्लस R। मैंने ये वाला फॉर्मूला यूज किया है। मेरे पास R1 था 2R प्लस 3R मतलब 5R। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे, ये आएगा 5R स्क्वायर और नीचे कितना आ गया 6R। तो पहले का आंसर कितना आया है 5R बाय। क्लियर है? चलो अब सेकंड मुझसे कहा गया है बिटवीन ए एंड सी। तो अब ए और सी के बीच जो है हम लोग बैटरी कनेक्ट करेंगे। ये आ गया ए, ये आ गया ए और सी। अब ए और सी के बीच जब कनेक्ट करेंगे यहां से करंट जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा, कुछ इधर चला जाएगा। जो इधर जाएगा वो इससे पास होगा, इससे पास होगा, इससे दूसरा करंट पास होगा। ठीक है? तो ये दोनों अब किस में है? सीरीज में। तो इनके लिए आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? ये आ गया R प्लस 2R मल्टीप्लाई 3R अपॉन R प्लस 2R प्लस 3R। कितना आ गया भाई? ये 9R स्क्वायर अपॉन 6R। कितना आ गया? 9R बाय 6 यानी कि 3R बाय 2। सेम ही जो है आपके पास कॉन्फ़िगरेशन है, बट स्टिल आपको अलग अलग रेजिस्टेंस मिल रहा है। नाउ कम्स द लास्ट थर्ड वन। अब तीसरे की बात करते हैं, बी और सी के बीच। बी और सी के बीच, तो बी और सी के बीच भी बात कर लेते हैं। पॉजिटिव से निकलेगा इस तरह, यहाँ इधर जाएगा, इधर जाएगा। जो इससे पास होगा वो इससे पास होगा, इससे अलग करंट पास होगा। तो इसके लिए आर इक्विवेलेंट आ जाएगा R प्लस 3R
इंटू 2R डिवाइडेड बाय R प्लस 3R प्लस 2R। ये आ गया आपके पास 8R स्क्वायर अपॉन 6, सॉरी नॉट R, तो ये आ जाएगा 4R अपॉन 3। तीनों का अलग अलग है। इट्स द करंट विच विल डिसाइड वेदर द गिवन रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज और इन पैरेलल। ये आपको पास जो है करंट बताएगा। समझ आई ये बात? ठीक है, पक्की बात है, क्लियर है? अभी भी कंफ्यूज लग रहा है मुझे? इसे नोट कर लो एग्जाम्पल को, इट विल हेल्प यू। करंट तो कहीं पास कर सकते हैं। करंट कम रेजिस्टेंस से ज़्यादा जाएगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस से जैसे ए और बी के लेगा, वो सिर्फ ए से बी के। वो तो बैटरी के ऊपर डिपेंड है ना। मैं चाहूँ पॉजिटिव इधर बना दूँ, इस हिसाब बी के लिए तो बी कहीं भी ले सकते हो ना। हाँ किस भी तरफ ले सकते हो। एक एजम्पशन हम मान के चलते हैं, हंसना नहीं है क्लास में। एक एजम्पशन हम मान के ये चलते हैं कि करंट हमेशा लीस्ट रेजिस्टिव पाथ लेगा। समझ आई बात? जिस रास्ते पर सबसे कम रुकावट है करंट हमेशा उसको चुनेगा। कहने का तात्पर्य ये है, अगर तुम्हारे पास 3 आर्म हैं, ये है, ये है, ये है, तो करंट कौन, सॉरी 4 और 8, तो करंट कौन से रास्ते से जाएगा सबसे ज़्यादा? इससे जाएगा जिस पे कोई रेजिस्टेंस नहीं है। मैंने बहुत रास्ते काली किए हैं इलेक्ट्रिसिटी में। चलो लेट्स नॉट गेट इमोशनल। दो 2023 पेपर 2 में एक ऐसा सवाल आया जिसने देखा हैरान रह गया, और मैं सबसे ज़्यादा खुश हुआ क्योंकि बच्चे फिजिक्स पढ़ते ही नहीं एनडीए में यार, बिल्कुल ही हल्के में ले रखे। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का क्वेश्चन आ गया जो प्लस 2 में भी नहीं आता। मेंस कह सकते हो आप, मेंस की तरह सोचना पड़ता है, मेंस की तरह सोचना पड़ता है। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का एक पूरा वो था सर्किट जिसमें आपको आर इक्विवेलेंट बताना था, उसका एक फॉर्मूला है, बस वो फॉर्मूला याद रखो और थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। अगर तुम्हें अपने माइंड को हाईएस्ट अपने पोटेंशियल तक लेकर के जाना है तो तुम्हें ऐसे सब्जेक्ट्स चुनने चाहिए जो तुम्हें ग्रो करने में हेल्प करें। और बाय पर्सनल एक्सपीरियंस में ये कह सकता हूँ कि क्योंकि मैंने फ़िज़िक्स में बहुत पढ़ाई की है टिल मास्टर्स, तो लाइफ के और भी दूसरे एस्पेक्ट ऐसे हैं जिसमें मुझे मतलब मेरा माइंड इतना एफिशिएंट हो गया कि मैं बहुत सही डिसीजन ले पाता हूँ उस तरीके से सोचने की वजह से। थिंकिंग पैटर्न उस तरह का बन गया। चले नेक्स्ट, चलें। चलो पहले तो दो तीन क्या पी वाई क्यू देखो। पहला पी वाई क्यू सिंपल और बिल्कुल आसान है, कोई भी कर देगा। नहीं ये बीच वाली आर्म थोड़ी थी, ये ऐसे था। दिस इज आर, दैट इज आर एंड दैट इज ऑल्सो आर। आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? कितना आएगा आर इक्विवेलेंट? नो, कितना आएगा? 3R बाय आर, और आर पैरेलल है तो आर इक्विवेलेंट, पहले दो आर पैरेलल में है तो आर इंटू आर, आर प्लस आर प्लस आर। यस इट्स, ठीक है, समझ आई बात? जिन भी दो आर्म्स के बीच आपको रेजिस्टेंस निकालना उनके बीच बैटरी लगा दो, बस इतना सा काम तो कर ही सकते हो तुम लोग। बस फिर करंट की डायरेक्शन देख लो, ये लो, यहाँ आके करंट डिवाइड हो गया, I1 इधर चला गया, I2 इधर चला गया, यहाँ आके फिर इकट्ठे हो गए, तो मतलब ये दोनों किस में हैं? पैरेलल में, इनसे अलग अलग करंट जा रहा है। गलत टाइम पे गलत सवाल पूछ लेता, लगता तो पैरेलल है पर यहाँ कोई मतलब नहीं था वोल्टमीटर का।
साल हो गए लग गया वो पता लगेगा। तो फिर हमें तो रेजिस्टेंस निकालना है, हम क्यों निकाल ले वोल्ट मीटर? कॉम्बिनेशन कौन सा ऐसी वो हमेशा पैरेलल में लगता है। तो वोल्ट मीटर से आप कुछ नहीं बता सकते हो। अगर जो पिछला क्वेश्चन था, अगर मैंने रब नहीं किया होगा, ये ले मैंने लगा दिया वोल्ट मीटर, कुछ नहीं पता चला। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। Find I across 4 ohm resistor. Find I across 4 ohm resistor. 4 ओम का जो रेजिस्टर है उसके अक्रॉस करंट बताना है। तो सबसे पहले तो आप आर इक्विवेलेंट आपको निकालना पड़ेगा, बिना वो निकाले आप नहीं बता सकते। 6 और 3 में कितना आ जाएगा भाई? 6 इंटू 3, 6 प्लस 3 कितना आ गया? 2। 6 3 जा 18, 6 प्लस 3 9, 18 बाई 9 2। 12 और 4 का कितना आएगा? यस। अब ये 3, ये 2 और ये 5 तीनों सीरीज में है, तो कितना हो गया? 10। 20 वोल्ट तुम्हें जो है वोल्टेज गिवन है, तो करंट निकाल लोगे। आई कितना आ जाएगा? 20 अपॉन कितना करंट है? 2 एम्पियर करंट है। अब सुनो करना क्या है, 2 इससे पास होगा, 2 इन दोनों से पास होगा, 2 इन दोनों से पास होगा। तुम्हें रेशियो निकालनी है। व्हाट इज 6 रेशियो 3? 2 रेशियो। ठीक है, अब कितना करंट पास हो रहा है? 2 एम्पियर। 2 एम्पियर के 3 हिस्से कर लो, कितने कितने आएंगे? 0.66, 0.66, 0.66। ठीक है, 3 हिस्से हो गए। 3 में से 2 हिस्से इससे पास होंगे, 1 हिस्सा इससे पास होगा। समझ आई बात? 2 एम्पियर करंट पास हो रहा है, टोटल कितने हिस्से बन रहे हैं? 3। ठीक है, 2 को इस 3 हिस्सों में डिवाइड करना है इक्वली, तो 0.66, 2 को 3 से डिवाइड कर दो। ठीक है, अब उन 3 हिस्सों में से 2 हिस्से इससे पास होंगे, 1 इससे पास होगा। कम रेजिस्टेंस से ज्यादा करंट पास होगा, ज्यादा रेजिस्टेंस से कम करंट पास होगा। ये तो यहाँ का सिनेरियो, मतलब इससे पास होगा लगभग 1.32, इससे पास होगा 0.66, उल्टा लिख दिया सॉरी। इससे पास होगा 0.66, इससे पास होगा 3.22। मैं तुम्हें 2 मेथड बताऊंगा, दोनों में से जो लगाना लगा लेना। पहला तो यही है, दूसरे पे आ जाओ। अगर हमें R1 से कितना करंट पास हो रहा है ये निकालना है, तो R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। दूसरा तरीका ये है, अगर I2 निकालना है तो I2 आ जाएगा R1 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू आई। कैसे, समझो ज़रा बात को। 4 से निकालना है, तो 4 के सामने रेजिस्टेंस कितना है? 12, तो ये आएगा 12 अपॉन 12 प्लस 4। टोटल करंट कितना है? तो कितना आ गया ये? 24/16। कितना आ जाएगा? 3/2। कितना? 1.5 एम्पियर करंट जाएगा इससे पास। दूसरी बात इसी तरीके से 12 रेशियो 4 कितना? 4 हिस्सों में 2 एम्पियर को डिवाइड कर लो, 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, आगे 4 हिस्से। अब 4 में से 3 हिस्से पास होंगे, 1 हिस्से पास होगा। मतलब रेजिस्टेंस की रेशियो अगर तुम R1 रेशियो R2 ले रहे हो तो करंट की आएगी I2 अपॉन I1। ठीक है भाई, 12 रेशियो 4, 3 रेशियो 1, करंट की रेशियो आएगी 1 रेशियो 3। तो मतलब 3 हिस्से इससे पास होंगे, 1 हिस्सा इससे पास होगा, तो 3 इंटू 0.5 यानी कि
1.5। दोनों तरीके कोई सा भी इस्तेमाल कर सकते हो, ये चाहो ये कर लो, वो चाहो वो कर लो। ठीक है, नोट करो इसको। इसको पूछने का एक और तरीका था भाई, बोर्ड पे देखो एक मिनट, इसको पूछने का एक और तरीका था। व्हाट इज द रीडिंग ऑफ ए? एमीटर हमेशा सीरीज में लगता है, वोल्टमीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। ठीक है, क्लियर है बात? लिख लो इसको, फिर आगे बढ़ते हूँ। ट्वेल्थ में है नहीं ये टॉपिक। उसके क्रॉस भी सही नहीं आएगा 0.66 और कोई अलग 12 के साथ किसके क्रॉस? हाँ, सही नहीं आएगा। 3 के क्रॉस निकालना है तो 6/6 + 3 × 2 कितना आ गया? 6/9 यानी कि 2/3 × 3 कितना आ गया? 4/3 कितना? 1 पॉइंट कितना ही यार, कहाँ गया? दस 5 हो गए। इसके बाद किसकी क्लास है? बस चला जाएगा इसके बाद, क्योंकि हम इसके बाद मैथ्स पढ़ेंगे, इंटीग्रेशन। ठीक है, समझ नहीं आया? नहीं, अच्छा अच्छा, 2 क्वेश्चन और करेंगे। एक क्वेश्चन आप करोगे, 2 क्वेश्चन मैं कराऊंगा। भाई अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आप पीवाई क्यों नहीं कर रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का आपके, मेरे पढ़ाने का तो है, मुझे पैसे मिल रहे हैं ना। ठीक है, तो आपको पीवाईक्यू करने चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, नॉट क्वेश्चन, क्वेश्चंस। ठीक है, पीवाईक्यू बहुत ज़रूरी है। हैं जी? कौन से नोट्स? यार मैं इतना कुछ पढ़ा रहा हूँ भाई, अभी भी नोट्स चाहिए? इसके भी नोट्स चाहिए तुझे? कोई ना, ये पीपीटी भेज दूंगा मैं। अब 4 दिन ही कितने रह गए? 1 हफ्ता। तो किस चीज़ के नोट्स चाहिए तुझे? एनडीए के लिए चाहिए, +2 के चाहिए? हाँ तो +2 तो मैं पढ़ाऊँगा ना, क्यों टेंशन ले रहा है? मैं बहुत लिखवाता हूँ, इनसे पूछ। हाँ कोई बात नहीं, उसके नोट्स मुझे देखने पड़ेंगे, मेरे पास होंगे नहीं। व्हाट इज द, पहले क्वेश्चन करते हैं, चलो बाद में करना है, रिश्तेदारी बाद में निकालना। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, नो 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 नो, व्हाट इज द रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर? वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर की रीडिंग बतानी है। वोल्ट मीटर रीडिंग का मतलब है कि पोटेंशियल ड्रॉप बताना है, कितना होता है IR। तो उसके लिए R की ज़रूरत पड़ेगी, तो R तो है, I की ज़रूरत पड़ेगी, वो निकालना पड़ेगा। ये दोनों किस में है? पैरेलल में। इनका R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? 24/10। ये आ गया R इक्विवेलेंट। 24/10 + 2 तो V आ जाएगा आपके पास। नो, पहले तो I निकालना पड़ेगा ना।
तो पहले टोटल आर इक्विवेलेंट वो आ गया 2 प्लस 24/10, कितना आ गया 44/10। आई नीड करंट वी आई इज इक्वल्स टू वी अपॉन आर, 10/44 इंटू 10 कितना आ गया 100 बाय यानी कि 50/11। इतना करंट आया है। अब इतना करंट आया है, आपको V निकालना है तो V आ जाएगा IR। तो V की वैल्यू है, I है 50/11, R कितना है 2। कौन सा भाई हैं 50? अच्छा ओहो 25/11। तो क्या आंसर आया, ये रीडिंग आएगी 50/11। दिस विल बी द रीडिंग। ये आपके पास रीडिंग आ जाएगी। समझ आई इतनी बात? चले नेक्स्ट। अब चलो, अब हेडिंग डालो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। इनफाइनाइट रेजिस्टेंस ये है, हर एक रेजिस्टेंस कितना है R। हर एक रेजिस्टेंस है R। अब हमें इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। हम मान लेते हैं लेट से R इक्विवेलेंट इज X। हमने R इक्विवेलेंट को क्या मान लिया है, X मान लिया है। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं एक आपके पास नेटवर्क को छिपा दूं तो इनफाइनाइट है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने इस वाले नेटवर्क को अगर छिपा दिया तो ये सारा क्या हो गया, इनफाइनाइट हो गया। अब इसका हमने R इक्विवेलेंट कितना मानना हुआ है, X। इक्वेशन बनेगी X इज इक्वल्स टू, चलो पहले दो एक और डायग्राम बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से होगा। R एंड X, R और X किस में है, पैरेलल। तो ये आ जाएगा X इज इक्वल्स टू R प्लस R प्लस X। और यहाँ से X इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XR प्लस XR डिवाइडेड बाय X प्लस R। ये आ गया X स्क्वायर प्लस RX इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस 2RX। एक RX से एक RX कैंसिल। विपुल पढ़ ले नहीं तो एनकाउंटर कर दूंगा। X स्क्वायर इज इक्वल्स टू R स्क्वायर प्लस XR, और इसको हम लिख सकते हैं X स्क्वायर माइनस XR प्लस R स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसको सॉल्व कैसे करेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 AC अपॉन 2A। ये बनेगी बात। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा R प्लस माइनस अंडर रूट R स्क्वायर प्लस 4R स्क्वायर 5R स्क्वायर अपॉन 2। माइनस ले नहीं सकते भाई, 1 ज़्यादा बड़ा है या √5 ज़्यादा बड़ा है, √5 है ना, √5 ज़्यादा बड़ा है, 2.4 होता है।
तो रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं आ सकता, तो इसलिए पॉजिटिव रखेंगे। R प्लस आर √5/2, और आपके पास डायरेक्ट एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, √5 + 1/2 इंटू R। ये एक्सप्रेशन आप याद रखेंगे। अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है तो एक्सप्रेशन वो है, अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है अगर ये वाली कॉन्फ़िगरेशन आती है तब आपके पास क्या आ जाएगा, तब आपके पास R इक्विवेलेंट आ जाएगा R √5 - 1/4। जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें R की वैल्यू 2, उसमें R की वैल्यू हमें जो है वो 4 गिवन थी। जो NDA में PYQ आया था उसमें R की वैल्यू 4 गिवन थी। कर लो इसको नोट। कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी जब इसकी तरह इसको कंसिडर करेंगे, तो इसको हटा देंगे, ये सब x आ गया। अब ये कॉन्फ़िगरेशन फिर बनेगी कुछ ऐसी, दिस इज़ x, दैट इज़ r, दैट इज़ r। ये दोनों सीरीज़ में है, ये पैरेलल में, चेंज हो जाएगा ना। ये जो मेन इक्वेशन यहाँ पे बनी थी ना, इस बार थोड़ी अलग बनेगी। ये दोनों सीरीज़ में है, इन दोनों का जो इक्विवेलेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल में, तो ये आएगा r × x + r, r + x + r। बस यहाँ से चेंज आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से आपके पास चेंज आना शुरू हो जाएगा।